नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग भारत के महान व्यक्तित्वों के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में मैंने अपनी पहली वीडियो सरदार उधम सिंह जी के जीवन वृत्त के बारे में डाली थी। पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी उन सबको मालूम होगा कि जो है सरदार उधम सिंह जी के जीवन वृत्त का दूसरा एपिसोड मैंने लाने का वादा किया था, जो कि मैं इस वक्त लेकर के आया हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं सरदार उधम सिंह जी के जीवन की जो प्रारंभिक कहानी मैंने एपिसोड 1 में बताई है वो सब संक्षेप में आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। दोस्तों, भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक सरदार उधम सिंह जी के बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि सरदार उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में सरदार तेहाल सिंह के घर हुआ। सरदार उधम सिंह जी की माता जी का नाम नरेन कौर था। नरेन कौर जी की मृत्यु सन 1901 में हो गई थी और 1907 में उधम सिंह जी के पिता तेहाल सिंह जी का देहांत हो गया था। अनाथ हो जाने के बाद, माता पिता का साया सर से उठ जाने के बाद सरदार उधम सिंह जी अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ खालसा पंथ के एक अनाथालय में आगे अपनी परवरिश और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चले गए। सरदार तेहाल सिंह के दोनों पुत्र मुक्ता सिंह और उधम सिंह दोनों ने अपनी शिक्षा दीक्षा खालसा पंथ के अनाथालय में ही हासिल की और सरदार उधम सिंह जी के बड़े भाई मुक्ता सिंह का भी देहांत 1917 में हो गया, जिसके बाद सरदार उधम सिंह जी पूर्ण रूप से अनाथ हो गया और उनका कोई भी खूनी रिश्तेदार जिससे उनका रक्त संबंध हो नहीं बचा। उसके बाद हम लोग ने बात की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 1917-1918 में सरदार उधम सिंह जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके एक साल बाद अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें काफ़ी मृत्यु हुई, जिसका डेटा मैंने पिछली वीडियो में दे रखा है। आपको अगर वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब हम बात करते हैं भाग 2 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के आगे से। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद सरदार उधम सिंह जी के खूनों में उबाल आ गया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील ठोकने का निर्णय ले लिया। ब्रिटिश सरकार के ताबूत को उखाड़ फेंकने का, ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व को हिला देने का उनके अंदर जज्बा पैदा हो गया। सन 1920 में सरदार उधम सिंह ब्रिटिशर्स की जो कमजोरी थी वो जानने के लिए विश्व भ्रमण के लिए गए और क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ने के पश्चात कई क्रांतिकारी पार्टियों में वह कई महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1920 में सरदार उधम सिंह दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने। 1920 में सरदार उधम सिंह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारत के मूल निवासियों के साथ मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई वो बाहरी देशों से भी लड़ रहे थे और जो लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के बाहर से जो है इस लड़ाई को आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने काम किया। 1921 में सरदार उधम सिंह नैरोबी के रास्ते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके दस्तावेज दुरुस्त ना हो पाने के कारण वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने में असफल रहे। अर्थात असफल हो जाने के बाद वह वापस भारत आ गए। भारत में आकर के जो है विभिन्न तरह की क्रांतिकारी घटनाओं और क्रांतिकारी आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो भारत के बाहर से विदेशी भूमि पर रह करके भारतीय लोग भारत के आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उनके बारे में यहाँ पर लोगों को समझाया और यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई तरह की आग दी। इसी बीच सन 1924 में सरदार उधम सिंह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुँचने में सफल रहे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाते ही उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। गदर पार्टी की स्थापना सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी। सरदार सोहन सिंह भाकना जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में रह रहे सिख धर्म के लोगों और वहाँ पे रह रहे भारतीय लोगों को एकजुट करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान विदेशी भूमि पर चलाया और इसी पार्टी के साथ ज्वाइन करके सरदार उधम सिंह ने बहुत काम किया। वहाँ पर जो है लोगों को जागरूक किया और भारत की स्थिति को अवगत कराया कि भारत में ब्रिटिश सरकार किस तरह की जो है लोगों के साथ जाति बरत रही है और किस तरह की दिक्कतें हमारे भारतीय भाई बहनों को हो रही है। गदर पार्टी में काम करने के बाद जब 1927 में सरदार उधम सिंह वापस भारत की धरती पर आए तो कुछ इतिहासकार बताते हैं इसी बीच उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से काम करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह से मुलाकात की
और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ भी भारत की धरती पर कुछ काम किया। लेकिन इसी बीच अवैध असलहे और कुछ क्रांतिकारी साहित्यों के साथ उन्हें पकड़े जाने पर जेल की सज़ा हो गई। अवैध असलहे और क्रांतिकारी साहित्य से तात्पर्य यह है कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो जैसे आंदोलन वाले पोस्टर, भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ बुकलेट जिसको क्रांतिकारी लोग रात में दीवारों पर चिपकाते थे और जन लोगों को पर्चे के रूप में बांटते थे। इसी बीच जब उन्हें जेल की सज़ा हो गई और वो कठोर कारावास में गए साहित्य और अवैध असलहों के मुकदमे में, तो 1931 में फिर उनकी सज़ा जो है उनकी पूरी हो गई और वो जेल से रिहा हुए। किंतु ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी थी कि उन्हें ब्रिटिश सरकार और पुलिस अधिकारियों के समक्ष हर हफ्ते और हर महीने आकर के हाजिरी देनी होती थी। और ये सब क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेना, देश विदेशों की यात्रा करना, इनके पीछे सरदार उधम सिंह का मात्र एक लक्ष्य था कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के आरोपियों की जान लेना। वो 1934 में लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने के बाद उनकी मदद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन व गदर पार्टी के कई क्रांतिकारी साथी जो विदेशों में रह रहे थे, उन्होंने उनकी मदद की और 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर वह रहने लगे और वहां पर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों का पता लगाने में जुट गए। जलियांवाला बाग के आरोपियों को जब उन्होंने पता लगाया तब उन्हें यह जानकारी हुई कि जनरल डायर की मृत्यु 1927 में ही बीमारी के चलते हो चुकी है। किंतु जो है जनरल ओ डॉयर, जो उस समय पंजाब में गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश सरकार के, वो अभी भी जीवित थे और उसको अपने किए गए इस कृत्य का बिल्कुल भी जो है अफसोस नहीं था। यह देख करके उधम सिंह के दिल में और तूफान जाग उठा और उन्होंने जनरल ओ डॉयर की जान लेने का फैसला लिया। जनरल ओ डॉयर के सामने आने वाले थे। ओ डॉयर 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में होने वाली एक गोष्ठी में मुख्य अतिथि थे और वो गोष्ठी थी ईस्ट इंडिया सोसाइटी और रॉयल सेंट्रल एशियन एसोसिएशन के मध्य होने वाली गोष्ठी थी, जिसमें जनरल ओ डॉयर मुख्य रूप से आमंत्रित थे। सरदार उधम सिंह ने उस सम्मेलन के पास की व्यवस्था की और उस पास के साथ अपने साथ एक बुक लेकर के गए, जिस बुक के अंदर अपनी पिस्टल रखी और उस पिस्टल के आकार में किताब के पन्नों को काटा और अपनी पिस्तौल को उस किताब में छिपा कर रख लिया। वह किताब के साथ सरदार उधम सिंह लंदन के किंगस्टन हॉल में प्रवेश हुए और जब वो प्रवेश हुए तो उस वक्त जनरल ओ डॉयर जो है मंच पर भाषण दे रहे थे। सरदार उधम सिंह उनके सामने आ खड़े हुए और अपने पिस्तौल से उनके सीने में फायर कर दिया। सरदार उधम सिंह के सामने ही ओ डॉयर जमीन पर लड़खड़ाते हुए गिर गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी गोली के साथ वहीं पर उधम सिंह ने जो गोली मारी वो डायर को और जनरल डायर की मृत्यु तत्काल हो गई। जिस प्रकार हमने आप सबको बता रखा है कि हजारों गोलियों का बदला सरदार उधम सिंह की उस गोली ने पूरा किया। उसके बाद तत्काल उधम सिंह की गिरफ्तारी हुई। उधम सिंह जी ने वहाँ पर अपनी गिरफ्तारी स्वयं दी, उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। गिरफ्तारी होने के बाद सरदार उधम सिंह से ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारियों व कई जो है उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक उनको बहुत प्रताड़ित किया। उनसे पूछा कि तुमको इस काम के लिए किसने भेजा और किस लक्ष्य से तुम यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो वहाँ पर सेशन कोर्ट चल रही थी, कोर्ट में बताने का प्रयास किया कि जनरल डायर ने भारतीयों के साथ क्या क्या किया, जनरल ओ डॉयर ने भारतीयों के साथ क्या क्या किया। इन सब बातों को सामने रखने के पश्चात भी वहाँ की कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दे दी और इसी के साथ जो है ओ डॉयर की हत्या के चलाए गए मुकदमे में सरदार उधम सिंह को वहाँ की अदालत ने दोषी साबित किया और 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई। इसी के साथ सरदार उधम सिंह जी के जीवन का अंत हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों का भी अंत हुआ। सरदार उधम सिंह जी की मृत्यु के बाद वह भारत भी आए
और भारत की सरकारों ने उनको वो सम्मान भी दिया जो उधम सिंह जी को मिलना चाहिए था। ये सम्मान किन सरकारों ने दिया, उनको वापस भारत कैसे ले आए, उनकी मृत्यु के बाद वो कैसे भारत आए, इन सब प्रश्न चिन्हों को मैं सरदार उधम सिंह के जीवन वृत्त के अगले भाग यानी कि एपिसोड 3 में आप सबसे साझा करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म करने का निर्णय लिया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आप सबके सपोर्ट और समर्थन के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।